पे काटे, या हो सकता है तीनों प्लेन पैरेलल आ जाए, हो सकता है तीनों का तीनों प्लेन कोइंसाइड कर जाएं। जब तीनों प्लेन कोइंसाइड करेंगे तो उस केस में इनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, और इनफाइनाइटली मैनी जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं तो उस केस में सिस्टम को हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे उसको? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जिसमें केवल तीनों के तीनों प्लेन ओरिजिन पे तो कट करेंगे, क्योंकि तीनों प्लेन ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो ओरिजिन से पास होने का मतलब देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज जीरो सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या पॉसिबिलिटी क्या होगी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे इसका। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, एक होगा आपके पास में जीरो और दूसरा क्या आएगा, नॉन जीरो आ जाए, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, only one solution, that is zero. Zero solution. Zero solution means x is equal to y is equal to z and is equal to zero. केवल एक ही सॉल्यूशन आए जिसमें x is equal to y equal to z आए तो उसको हम लोग कहेंगे जीरो सॉल्यूशन कह देंगे उस केस में। और सिस्टम जो होता है उसको हम कहेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल में थोड़ा सा रिवर्स चलेगा। नॉन ट्रिवियल दैट मीन्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, और जब डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो उस केस में क्या होंगे, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब आप समझ चुके हो कि तीन इक्वेशन आ रही है हमारे पास में। लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री का और तीनों के तीनों प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब तीनों प्लेन हमारे कोइंसाइड करेंगे एंड आल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन including one zero solution. One zero solution means आ गया ट्रिवियल सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। सो यू कैन राइट हियर ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इसका थोड़ा सा सेकंड मेथड भी हम समझते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं क्या कह रहा है। अगर लीनियर इक्वेशन आ जाए तीन वेरिएबल के अंदर तो जनरली क्वेश्चन आता है तो हम उसमें क्या करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में उसका डिटर्मिनेंट आप इक्वल टू जीरो रख दोगे। इसमें z, y या x की जगह हमारे पास कुछ समवट कांस्टेंट दे देगा और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कह देगा। तो ऐसे केस में हम डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे और k की वैल्यू जो भी पूछ रहा है वो आपके पास में सॉल्यूशंस वहां से मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या सोल्व करने के टेक्निक, आपने z को k ले लिया, लेट z इज इक्वल टू k या से t कंसीडर किया हमने, लेट z इज इक्वल टू t। तो पहली जो इक्वेशन आ रही है बेटा इसमें z इक्वल टू t रख के हम इनको सॉल्व कर देंगे। मींस आपने x और y की वैल्यू भी किसकी टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया, t की टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ t की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। पहला पार्ट ये कि अगर t की वैल्यू मैं जीरो ले रहा हूँ तो x y b आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। इट मींस इंक्लूडिंग वन ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशंस। और बाकी क्या होंगे, टी के डिफरेंट वैल्यू के लिए एक्स वाई जेड के डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती जाएगी एंड दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब एक इस साल का हम क्वेश्चन करते हैं बेटा जो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। मार्च शिफ्ट के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक देखिए किस तरीके का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी स्क्रीन पे द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 1 बाय दिस एंड 1 बाय दिस, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो काफी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
लेकिन अभी फिलहाल आप फोकस रखिए कि जो हमारे पास में ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है। एक ये क्वेश्चन देखिए, जैसे हम कल कर रहे थे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, मतलब इसका नो सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा। क्लियर है ना बेटा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को ट्राई। इस इक्वेशन और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इफ के बिलोंग्स टू, तो के किसको बिलोंग करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यहां मैं अटेम्प्ट कर लेता हूं क्वेश्चन को। सो अब इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। The system of equation kx plus y plus z equal to 1, x plus ky plus z equal to k and xy plus z k and is equal to k square has no solution if k is equals to। कह रहा है कि अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा तो k की वैल्यू क्या होगी। कल हमने पढ़ा कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या थी बेटा उसमें, adjoint a into b is not equal to 0। क्लियर हो गया। तो adjoint a into b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर दीजिए। यहां से adjoint a इनके कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स बना लीजिए। लेट मैट्रिक्स a आ रहा है k1 1 एंड 1 k1 और ये आ गया 1 1 एंड k। सेकंड हमें दे रखा है x, तो कॉलम मैट्रिक्स आएगी जिसके एलिमेंट्स आपके होंगे x y एंड z। और थर्ड जो पार्ट आ रहा है हमारे पास में b की जो वैल्यू आएगी उसके एलिमेंट्स होंगे 1 k एंड k स्क्वायर। नाउ यू शुड हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो k की वैल्यू के लिए आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट a इंटू b। मार्च शिफ्ट का क्वेश्चन है बेटा ये। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या निकाल देंगे, यहां से एडजॉइंट a की वैल्यू निकाल देंगे और फिर उसका b के साथ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 कर देना। तो डायरेक्टली आपके पास k का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। कर दो बेटा इसको कंप्लीट, ट्राई कर लेना, फिर ना निकले तो मैं आपको दोबारा से ट्राई करवा दूंगा। बट आपको एडजॉइंट a इंटू b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट आपको पता ही है कि यहाँ से मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल देंगे और उसका जो ट्रांसपोज होगा वो हमें एडजॉइंट दे देगा। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो एडजॉइंट ही आएगा, इनटू बी की प्रोडक्ट करेंगे एंड इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। एडजॉइंट ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो मैं सीधा एक बार लिख भी देता हूं यहां से, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू जिस रो और कॉलम का एलिमेंट्स आ रहा है उसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देंगे। मतलब इस एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 1 और उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, के माइनस 1 बट उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। के माइनस 1 हो रहा है, इट मीन्स वो आएगा 1 माइनस के हो जाएगा। ये एलिमेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट जिस रो और कॉलम का एलिमेंट आ रहा है उसे हम छोड़ देंगे, बाकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दीजिए। सो 1 माइनस के हो गया। अब सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है इसके कोफैक्टर की वैल्यू क्या होगी, के माइनस 1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो 1 माइनस के। सेकंड ये एलिमेंट पॉजिटिव की पोजीशन पे होता है तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा के स्क्वायर माइनस 1। सो डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास में और उसके बाद फाइनली इसका ट्रांसपोज लेंगे। फाइंड आउट कर दो बेटा, इसका नेक्स्ट एलिमेंट कितना आएगा, के माइनस 1। अगले एलिमेंट्स की वैल्यू, ये एलिमेंट्स कौन सी पोजीशन पे होता है चेक कर लीजिए, 8 2 3 है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना, इट मींस 1 माइनस के आ जाएगा।
इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर 1 माइनस के, सेकेंड एलिमेंट्स का कितना आएगा 3 2 का 1 माइनस के, एंड थर्ड आ गया हमारे पास में के स्क्वायर माइनस 1। क्लियर होगा सबको? अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। So value of transpose means finally we can write adjoint A into B and will be equals to 0. तो adjoint A का वैल्यू मिला हमें k स्क्वायर माइनस 1 माइनस के, यही आएगा ना, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज भी आपका सेम ही हो जाएगा। और बेसिकली ट्रांसपोज में होता क्या है, रो और कॉलम की वैल्यू को हम इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रो और कॉलम आपके मतलब उसका ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। नाउ मल्टीप्लाई इट बाय मैट्रिक्स बी 1 के स्क्वायर, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। केवल हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई एंड सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू 0, तो वहां से आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। बाकी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो के स्क्वायर माइनस 1 प्लस आ गया के इंटू 1 माइनस के, प्लस आ गया के स्क्वायर इंटू 1 माइनस के एंड इज इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस के को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचा क्या, माइनस के माइनस 1 प्लस के एंड प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तो आपको के का वैल्यू मिला 1, सेकेंड ये कैंसिल हो गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू फर्दर हमारे पास में कितना गया 1 और के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन कौन से हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्दर ऑप्शन वेरीफाई कैसे करोगे अब इसमें से, अगर मैं के का वैल्यू 1 ले रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तीनों जो इक्वेशन आ रही है, तीनों प्लेन में x y z के कोफिशिएंट्स बराबर आ गए। तीनों में अगर x y z के कोफिशिएंट्स बराबर आने का मतलब ये तीन प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे और तीनों के तीनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए आप इसमें से ऑप्शन चूज कर दीजिए कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो बाकी बचा केवल आपके पास ए की वैल्यू और वो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। और ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का सॉल्यूशन भी हम कर लेंगे, जो क्वेश्चन एक कर लेंगे जो इस बार भी पूछा गया है। तो कल या देखते हैं लास्ट के टाइम में हम इसको अटेम्प्ट कर लेंगे उस क्वेश्चन को। अगला हेडिंग डाल लीजिए द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स में क्या होगा, मान लीजिए हमें कोई एक पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहला हेडिंग डालो इसमें, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन निकालना। यहां कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और इसका रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस से पॉइंट P डैश हमने ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए से x1, y1, x1, y1 एंड दिस इज x एक्सिस, ये आपका आएगा y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। ठीक है, अब इसमें लिखो, देखिए जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये x की जो वैल्यू होगी वो आपकी x1 के इक्वल आ गई, बट जो y कोऑर्डिनेट है वो उसके नेगेटिव के बराबर आएगा। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस तो हमारा इमेज सेम आ जाएगा, बट y का जो साइन है वो जस्ट आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से x1 इज इक्वल टू x लिखा और y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा से माइनस y आ जाएगा। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 into x
प्लस 0 इंटू वाई कर दिया, और y1 को हमने क्या लिखा 0 इंटू एक्स एंड प्लस आया -1 इंटू वाई। तो ये रिफ्लेक्शन आ गया उसका मैट्रिक्स फॉर्म में। एंड इन द सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज x1 y1 इक्वल्स टू मैट्रिक्स आगे 1 0 0 -1 इनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स इनटू मल्टीप्लाई बाय देयर कोफिशिएंट्स का कॉलम मैट्रिक्स आ गया। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास में रिफ्लेक्शन आ रहा है इस पॉइंट का, या रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस लेंगे तो उस केस में आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या मिलेगा। सिमिलरली रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के केस में आपके पास y1 की वैल्यू तो y आ जाएगी, बट x1 इज इक्वल्स टू क्या होगा -x आ जाएगा। x1 इक्वल्स टू -x मीन्स किसी पॉइंट का अगर हमें इमेज लेना हो y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट आपका x, y आ रहा है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट वो आएगा -x1, आपका y हो जाएगा, क्योंकि y सेम है, लाइन जो आ रहा है वो पैरेलल आपका x एक्सिस के, तो y कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा, जस्ट चेंज होगा आपका केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। नाउ अब इनका मैट्रिक्स फॉर्मेशन लिख लेते हैं। x1 इज इक्वल टू आ गया -1 इंटू एक्स प्लस आया 0 इंटू वाई, एंड y1 को हमने लिखा 0 इंटू एक्स प्लस आया 1 इंटू वाई। और अब इनका मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन x1 y1 आपका एक कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स -1 0 0 1, और एक आपका कॉलम मैट्रिक्स आ गया जिसके एलिमेंट्स x, y आ रहे हैं। तो ये आ गया रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। अगला लिखोगे रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट लिखो बेटा रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन। रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट रिफ्लेक्शन क्या होगा, और रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स हमें बनाने हैं। मान लीजिए यहाँ पॉइंट आ रहा है p ऑफ x, y एंड इट्स रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से p डैश हैविंग इट्स एलिमेंट्स -x1, -y1 हो जाएगा। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन बना दीजिए। यहाँ से मैट्रिक्स क्या आएगी, x1 की वैल्यू किसके इक्वल लिखेंगे बेटा, यहाँ से x1 इज इक्वल टू आ गया -x एंड y1 विल बी इक्वल्स टू -y एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन -1 टाइम्स x प्लस 0 इंटू वाई, और y1 को हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस आ गया -1 इंटू वाई। और अब इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म में मैट्रिक्स बना लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स आएगा x1 y1, राइट हैंड साइड का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स -1 0 0 -1 एंड मल्टीप्लाई बाय एक कॉलम मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स x, y। तो ये आ गया रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x। रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x। हमें क्या करना, y इज इक्वल टू x के विद रिस्पेक्ट किसी मैट्रिक्स का रिफ्लेक्शन, या मतलब किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाल दिया और उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा कैसे उसको फाइंड आउट करोगे, सेम जैसे हम कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं एज इट इज यहाँ पे आएगा, लेकिन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है केवल। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट आ रहा है x1, x, y and its image about y is equal to x। ये हमने मान लिया कि x1, y1 आ रहा है। अंडरस्टूड है कि जब हम किसी पॉइंट की इमेज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x, तो केवल आपके x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इंटरचेंज होती है। x1 जो है वो आपका y के इक्वल आ जाएगा, और y1 जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, x1 के इक्वल आ जाएगा। सो राइट डाउन
x1 इज इक्वल टू हो गया आपका y के इक्वल, एंड y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x आ जाएगा। अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन x1 इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस आ गया 1 इंटू वाई, एंड y1 की जो वैल्यू है वो आ गई 1 इंटू एक्स प्लस आ गया 0 इंटू वाई। और इसको 2/2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। 2/2 आ रहा है x1 y1, और राइट हैंड साइड में आपका 2/2 का मैट्रिक्स एंड हैविंग इट्स एलिमेंट्स 0 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय ए कॉलम मैट्रिक्स एलिमेंट्स x, y। तो ये हमारे पास में रिफ्लेक्शन आ जाएगा किसी एक पॉइंट का अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। अगला हम लिखते हैं reflection in the line y equal to x tan theta. Reflection in the line y equals to x tan theta. मतलब किसी एक पॉइंट का हमें रिफ्लेक्शन या इमेज निकालना विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x tan theta। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला है। एक बार मैं बता देता हूँ, मतलब किसी एक लाइन के विद रिस्पेक्ट हमें पॉइंट की इमेज निकालनी है तो फॉर्मूला आप यूज करते हो ना, x2 माइनस x1 बाई a, y2 माइनस y1 बाई b, एंड इज इक्वल टू आ रहा था माइनस का 2 टाइम्स ax1 प्लस आ गया by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि किसी पॉइंट का इमेज निकालना विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। छोटा सा पिक्चर भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है p ऑफ x1 y1, और ये लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और इसका इमेज आएगा विद रिस्पेक्ट टू से x1 y1। इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के विद रिस्पेक्ट फाइंड आउट करते हैं। ऊपर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया। तो अब इसका रिलेशन क्या आता है, तो मैं इसी रिलेशन का यूज करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। रिलेशन आता है हमारे पास में x1 इज इक्वल टू मिलेगा x cos 2 थीटा प्लस आ जाएगा y sin 2 थीटा, और y1 की जो वैल्यू है वो मिलेगी x sin 2 थीटा माइनस आ जाएगा आपका y cos ऑफ 2 थीटा। ये हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x cos 2 थीटा प्लस y sin 2 थीटा, और सेकंड जो रिलेशन आ रहा है वो आपका आ रहा है y1 इज इक्वल टू x sin 2 थीटा माइनस में आ गया y cos 2 थीटा। अब इसकी हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि हमें करना क्या है कि इस पॉइंट का, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर इस पॉइंट का इमेज निकालना इस लाइन के विद रिस्पेक्ट, तो सेम ये फॉर्मूला यूज कर लेना। यहाँ पे लाइन अपने पास में क्या दे रखा है, x sin थीटा माइनस आ जाएगा y cos थीटा एंड इज इक्वल टू 0। मतलब इस पॉइंट की, और पॉइंट ले लेंगे x, y जिसका इमेज आपका हो जाएगा x1, y1। ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर देना, तो केवल आपके पास x1 ये आ जाएगा और y1 की वैल्यू ये मिल जाएगी, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना अब इजी है। नाउ रिप्रेजेंट दिस वन दिस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, find the image of the point two comma minus 4 under the transformation x, y जो आ रहा है वो आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है x प्लस 3y, कॉमा आ रहा है y माइनस एक्स। सो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर दीजिए और फाइनली वैल्यू फाइंड आउट कर दो बेटा।
यहाँ डायरेक्ट फाइंड आउट कर दें, शॉर्टकट यूज कर लो। हमें इस पॉइंट का इमेज निकालना है। इट मीन्स x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या? करो बेटा, फाइंड आउट करो। हो गया हर्षित? इसका वैल्यू आ रहा है -10 कॉमा -6, -10 कॉमा -6 इसका वैल्यू आ गया। यस सर, हो गया। करेक्ट है। सेम टेक्निक यूज किया, कुछ डिफरेंट आपने लॉजिक यूज किया है। x प्लस में 3y को 2 के बराबर ले लें क्या? सर मैं तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके आ गया आंसर तो। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ, y कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये आ गया 2 और माइनस का 12, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई -10। और सेकंड केस कितना आ गया, सेकंड भी यहाँ पुट कर दो। और तो फाइनली आंसर कितना परफेक्ट है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। इस केस में आपको कुछ मतलब मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप पॉइंट की वैल्यू इसमें रखोगे, सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो, लास्ट पॉइंट आता है इसमें, रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा। ये भी सेम कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा। ऊपर वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना। केवल आपको करना क्या है कि अभी मैंने जो ऊपर वाला लॉजिक दिया है, इस पॉइंट का इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर किसी के पास कोई आइडिया ना आए तो बेटा हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस में 3y होगा ना, उसकी इमेज है x प्लस में 3y हो गया। और सेकंड जो एलिमेंट्स आ रहा है y1 इज इक्वल टू कितना आया, y माइनस में x आया। अब इसके मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, x1 इज इक्वल टू x प्लस में 3y, और सेकंड को मैं लिख देता हूँ y1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस में y आ गया। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो। मैट्रिक्स फॉर्म आ गया 1,3 और -1,1। और वेरिएबल मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, x और y। x और y किसका वैल्यू कितना दिया है, 2, -4 दिया हुआ है। और ये डायरेक्टली आपको एलिमेंट्स दे देगा, एंड विल बी इक्वल्स टू x1, y1 आ जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट ये सीधे तौर पे ये कह रहा है, इसका मतलब जो इमेज आ रही है x1, y1, तो x और y पॉइंट की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो ना इसमें, तो इमेज आ जाएगी। मीन्स इन पॉइंट की वैल्यू डायरेक्टली x और y किसके इसमें पुट कर दो, वो आपको x1 दे देगा और दूसरा क्या दे देगा, y1 दे देगा। तो डायरेक्टली आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो। अगला आ रहा है रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा। जब हम रोटेट करते हैं, हमने एक्सिस को रोटेट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी एक एंगल थीटा पे, तो कोई जो पॉइंट आ रहा है पी ऑफ एक्स कोमा वाई, वो अब न्यू कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे, x1 कोमा y1 के अंदर चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पे रिलेशन क्या लग रहा था आपका, मैं सीधा यहाँ कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ, x1 y1 यहाँ पे आ रहा था एक्स वाई, और यहाँ आ रहा है cos थीटा sin थीटा, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, और sin का डेरिवेटिव कितना हो गया, cos आ गया। तो ये आता है कॉन्सेप्ट अपना रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा का। तो यहाँ सीधा आप वैल्यू लिख सकते हो, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x cos थीटा प्लस आ गया y sin थीटा। सिमिलरली जो y1 है वो मिला हमें कितना, माइनस का x sin थीटा प्लस आ गया y cos थीटा। ये आपके पास y1 की वैल्यू आ गई। तो थीटा एंगल पे अगर हम रोटेट करते हैं तो x और y के अंदर रिलेशन जो है ये मिल जाएगा हमें। नोट डाउन कर लो बेटा इसको आराम से।
लिखा बेटा सबने? यस सर। आगे लिखो। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर याद रखना, कहीं कुछ गड़बड़ी मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। टॉपिक में क्या है, हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कह सकते हैं, या एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, या इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, आइगन वैल्यू, EIGHEN, आइगन वैल्यू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना या किसी क्यूबिक मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना, तो वो हम इसकी हेल्प से सॉल्व किया करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स को। देखिए क्या होता है बेटा, लिखो। मान लीजिए लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको कैले हैमिल्टन थ्योरम भी कहते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, कैले हैमिल्टन थ्योरम। देखो इसमें, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स and lambda be any real number, and lambda be any real number, then the equation determinant of a minus lambda is equal to 0। मतलब जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसके डायगोनल एलिमेंट में से हम क्या करेंगे, लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट है लैम्डा उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी होगी उसी ऑर्डर में लैम्डा के अंदर इक्वेशन आ जाएगा। मान लीजिए 3/3 का एक हमें मैट्रिक्स दे रखा है, तो जब मैं डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में क्या है, 3/3 मतलब क्यूबिक इक्वेशन आएगी लैम्डा के अंदर। लैम्डा के अंदर क्या आएगी, क्यूबिक इक्वेशन आएगी, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कहते हैं उसको। दिस इक्वेशन या विच इज an equation in terms of lambda, such an equation is called characteristic equation। Equation is called characteristic equation, और जो यहाँ से लैम्डा के डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, उन लैम्डा की जो डिफरेंट वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वैल्यूज। एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा obtained from above equation are called कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वैल्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो अब ये आ रहा है, एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस मीन्स ऊपर इक्वेशन आएगा आपके पास, लैम्डा का एक फंक्शन आ जाएगा, एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
is satisfied by the same matrix, by the corresponding matrix. कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगी वो उसको जरूर सेटिस्फाई कर देगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, जरूर ध्यान देना। अब इस पे हम एक दो कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो उम्मीद कर रहा हूँ सबको ये क्लियर हो गएगा। इस पे क्वेश्चन देखिए बेटा कि 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और वो आपको आने ही चाहिए। अक्सर जो क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहीं कहीं पजल्ड हो गए या कहीं कंफ्यूज हो गए। तो इस पे लिखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखो बेटा इस पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं। इफ matrix A is equals to 2 3 1 2, satisfy the equation a square minus का ka plus I equal to 0, I identity matrix, then find the value of k. Find the value of k, हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसमें ये टास्क मत करना कि भाई मैं मैट्रिक्स ए दे रखा है, इसका ए स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा, ए रखूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखूंगा, फिर इसके एलिमेंट्स को इक्वल टू 0 मैट्रिक्स रखेंगे तब आंसर आएगा। तो ऐसे बिल्कुल भी आपको ट्राई नहीं करना। इसको ट्राई करने का जो ट्रिक है वो जरा देखिए। आपको यहां से फाइंड आउट करना है ए माइनस लैम्डा आई निकालना है। ये ट्रिक के साथ सॉल्व कीजिए इसको। तो a माइनस लैम्डा आई मीन्स केले हैमिल्टन थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं, इसको इक्वल टू 0 कर दो। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया अपने पास में, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये आ गया आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस में 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और लैम्डा को रिप्लेस कर दीजिए बेटा इन टर्म्स ऑफ a। सो a स्क्वायर माइनस में 4a प्लस i एंड इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अक्सर बच्चों को परेशानी हो जाती है। इसी में अगर मैं कह देता एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, देखो लॉजिक। ये हमने मैट्रिक्स इक्वेशन आ गई, ए इनवर्स निकालने के लिए इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स से। प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हम प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स के साथ में। तो क्या मिला बेटा देखिए, यहाँ ए स्क्वायर का ए बचेगा, 4a इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आई मैट्रिक्स आ जाएगी, और यहाँ पे आपका आ गया ए इनवर्स एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो गया 0। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिली 4i माइनस में a मैट्रिक्स a, ये आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। आंसर लिखना होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए और माइनस में a कर dीजिए तो आपको आंसर भी लिख सकते हो। तो इसका फाइनल आंसर लिखना चाहो तो वो लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, 4 0 0 4 माइनस क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 3 एंड 1 2, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा के आप देख लीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिएगा। 4 माइनस 2 2 आ गया, माइनस 3 आ गया,
-1 आया और ये 2, ये उस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। याद रखना बेटा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आता है तो फिर बच्चों को कहीं न कहीं परेशानी यहाँ पैदा हो जाती है कि हम कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या टैकल करें। आगे लिखो क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन लिखो बेटा इस पे। इफ, ये क्वेश्चन हर साल आता है, x plus ky minus z equal to 0, 3x minus ky minus z equal to 0, एंड लास्ट वन आ गया x माइनस में 3y plus z is equal to 0 has a non-zero solution, has a non-zero solution, then the value of k will be, then the value of k is, इसका अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन आए तो k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड कीजिए। होमोजेनियस इक्वेशन दे रखा है और होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछ रहा है, दैट मींस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। नॉन जीरो दैट मींस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और जब ये नॉन जीरो का है तो उस केस में डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो रख दीजिए फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इसका डिटर्मिनेंट आ गया अपने पास 1k माइनस 1, 3 माइनस k माइनस 1 और फाइनली 1 माइनस 3 एंड 1 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर दो, k कितना आ जाएगा। डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट कर दीजिए और ऑप्शंस दिए हैं -1 0 1 2, -1 1 0 2। चेक कर देना कौन से वाला ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन लिखो, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, if A is a matrix of order 3 by 3, if A is a matrix of order 3 by 3 and determinant of A equals to 2, then the determinant of cofactor matrix of A, then determinant of cofactor matrix of A। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो कॉन्सेप्ट या ट्रिक समझो, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर ध्यान देना। क्वेश्चन को मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इमीडिएट आंसर दे दोगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो आंसर निकालने में दिक्कत हो जाएगी। लेट मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स आ रहा है जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं A11 A12 एंड A13, क्योंकि 3 by 3 मैट्रिक्स है तो A21 A22 एंड A23, A31 A32 एंड A33 हमारे पास में मैट्रिक्स दिया हुआ है। एंड डेल्टा 1 जो है, अब इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं डेल्टा। लेट इट्स अ डिटर्मिनेंट दैट वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा। फिर जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी, इसके एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया उसको मैं लिख देता हूं C11
C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं डेल्टा 1। इसका डिटर्मिनेंट हम कितना ले लेते हैं डेल्टा 1। तो जो डेल्टा 1 होगा वो दैट विल बी, अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, मैट्रिक्स और उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स के अंदर जो उसके डिटर्मिनेंट का जो रिलेशन होता है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा रेज्ड पावर 3 - 1। और अगर n बाई n का मैट्रिक्स दे रखा है तो उसको हम क्या लिख देंगे, n - 1 कर देंगे। और यहाँ n जो आ रहा है वो ऑर्डर आ रहा है मैट्रिक्स का, हियर n विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर कितना आया, डेल्टा फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो हमें 2 दे रखा है, और 2 का 3 - 1 2 का स्क्वायर हो गया, और फाइनली जो इसका डिटर्मिनेंट है वो अपने पास कितना आएगा, 4 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो जरूर आप चेक कर लेना क्या कहीं वो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो नहीं दे रखी क्या। और कोफैक्टर मैट्रिक्स दे देगा तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक अब आपके सामने है, हम उसे अप्रोच कर देंगे क्वेश्चन को। आगे एक दो क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन लिखो। Let A be any matrix. Let A be any matrix having its elements 1, 4, 2, 3. Having its elements 1, 4, 2, 3. Then the matrix A. Satisfies the matrix equation. Satisfies the matrix equation. कौन से वाले मैट्रिक्स इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो फाइंड आउट कर दीजिए बाय यूजिंग केले-हैमिल्टन थ्योरम। तो केले-हैमिल्टन थ्योरम से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर देंगे। एक तो पार्ट ये बना लीजिए, और सेकंड पार्ट एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। और सेकंड पार्ट में हमें क्या निकाला, उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये ट्राई कर लेना, सेम जो कॉन्सेप्ट है पिछले वाला, हम केले-हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू ए माइनस में लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, और फाइनली फिर वैल्यू फाइंड आउट कर देना। वन मोर क्वेश्चन। If fx is equals to determinant of x square 2x 1 plus में x square plus 1 x plus 1 1 x minus 1 and x minus 1 is equals to a naught x raised power 4 प्लस आ गया a1 x क्यूब आ गया, प्लस आ गया a2 x स्क्वायर, प्लस आ गया a3 x, प्लस आ गया a4, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ a4। a4 का वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। देन फाइंड a नॉट, सॉरी a4। a4 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दीजिए। कैसे फाइंड आउट करोगे, a4 का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। देखिए डिटर्मिनेंट दे रखा है, सीधा ट्रिक हम यूज कर लेंगे। a4 का वैल्यू निकालने का मतलब x इक्वल टू 0 पुट कर दो। इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में केवल कांस्टेंट आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास में a4 का वैल्यू आ जाएगा। तो कर दीजिए बेटा काम। इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट कितना आ गया आपका 0 0 1 1 1 1 0 -1 -1 एंड इक्वल्स टू 0 + 0 + 0 + 0 + a4। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं
कई बार बच्चे क्या है, इसका वो डिटर्मिनेंट निकालने बैठेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कहीं ना कहीं गलती आपकी हो जाएगी। उसने पूछा केवल हमसे A4 है, तो A4 पूछने का मतलब x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट हम करेंगे, कॉमन सेंस का आप यूज कर लेना। x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये बाकी सभी के सभी जो टर्म्स है वो 0 हो जाएगी, हमारे पास बचेगा केवल A4, और A4 ही उसने पूछा है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपको क्या दे देगा, A4 दे देगा। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल के लेक्चर में कुछ कंटेंट और बचा हुआ है, इसका लास्ट वाला पार्ट जो है वो कल हम पूरा कर लेंगे, और कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और आज मैं क्वेश्चन की शीट भी आपको शेयर कर देता हूँ, तो वो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर